अस्सलाम वालेकुम सलाम। अहमद साहब, सबसे पहले अपने बारे में और अपने बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि आप की जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई और कैसे नहीं हुई। जी वालेकुम अस्सलाम। मेरा नाम अहमद इब्राहिम है और मैं एज अ रिसर्च एसोसिएट काम कर रहा हूँ पाकिस्तान मेरिटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में, और जो कि पाकिस्तानी वॉर कॉलेज का हिस्सा है। और अगर मैं अपने एकेडमिक बैकग्राउंड को थोड़ा सा बताऊँ तो मैं एमफिल हूँ इन डिफेंस एंड सिक्योरिटी स्टडीज़ फ्रॉम नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी। तो मेरा एक एकेडमिक बैकग्राउंड ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है मिलिट्री फोर्सेस के साथ, तो वही एक तरह से अपनी इंस्पिरेशन का बायस बना कि मैं इवेंचुअली पाकिस्तान नेवी की तरफ यहाँ पे ज्वाइन किया। और कब ज्वाइन किया था आपने? मेरी ज्वाइनिंग आज से तकरीबन 3 साल पहले है, तो 2021 में मैंने ज्वाइन किया था, और अब से तकरीबन 3 साल हो गए मुझे बाकायदा पाकिस्तान नेवी का एकेडमिक पार्ट कवर करते। मैम आप मेरा नाम सफ़िया मंसूर है और मैं मैरिटाइम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में रिसर्च एसोसिएट हूँ एट पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज। और मेरा एमफिल है इंटरनेशनल रिलेशंस में फ्रॉम कनेट कॉलेज, एंड करेंटली आई एम डूइंग पीएचडी इन इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर। और पाकिस्तान नेवी वॉर कॉलेज की साथ जो मेरी जर्नी है डेट बैक्स टू 2020 व्हेन आई फर्स्ट केम टू दैट कॉलेज एज अ स्टूडेंट एंड आई जॉइंड basically internal university essay competition. So gradually through this competition I got inspired and I eventually joined War College in 2023 June. सर, हमने जो आज बात करनी है वो अमन एक्सरसाइज के ऊपर और अमन डायलॉग के ऊपर करनी है। सबसे पहले ये बताइएगा कि इसका ओरिजिन क्या है और कैसे ये बढ़ती चली जा रही है, और अभी इसका बेसिक ओरिजिन क्या है इसका। अच्छा, अमन एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो पहली अमन एक्सरसाइज हुई थी 2007 के अंदर, और उस टाइम जो टोटल पार्टिसिपेटिंग नेशंस थी वो 28 मुख्तलिफ ममालिक की नेवीज थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। तो 2007 के बाद से अब तक टोटल 8 एडिशंस अमन एक्सरसाइज के हो चुके हैं। 8 हो चुके हैं, ये 8वां है। नहीं, 8 हो चुके हैं, अब नौवां अमन एक्सरसाइज अमन 25 ये जो फरवरी में आ रही है, मतलब जो एक्सरसाइज होगी दैट विल बी 9th एडिशन। तो अगर आप एवोल्यूशन के वाले से भी आप पूछ रहे थे वो बात करें तो एवोल्यूशन जो ज़्यादा में नज़र आती है इन टर्म्स ऑफ पार्टिसिपेशन के स्कोप के लिहाज से नज़र आती है। ये आप ये देखें कि जो पहली अमन थी उसमें सिर्फ 28 कंट्रीज थे, जिसमें जो रीजनल पावर्स थे, कुछ जो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स थे। अब लास्ट टाइम जो अमन एक्सरसाइज हुई 8वीं, उसके अंदर 50 पार्टिसिपेंट्स थे, तो 28 से 50 की एवोल्यूशन हुई है। बड़ी कंट्रीज इन्वॉल्व हुई है। मतलब इंटरेस्टिंग पार्ट ये देखें कि 2021 के अमन एक्सरसाइज में अमन वाज द ओनली प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको यूनाइटेड स्टेट्स, चाइना और रशिया, मतलब जो कंपीटिंग पावर्स हैं सारे एक जगह पे नजर आ रहे थे। और ये पाकिस्तान नेवी का इनिशिएटिव था। तो अब जो लेटेस्ट जो अमन एक्सरसाइज अब जो होने जा रही है उसके अंदर जारी बात हम 50 से ऑनवर्ड आगे अब इंशाल्लाह हम एक्सपेंड करेंगे। सर, एक इसके बारे में थोड़ा सा और बताइएगा कि इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, अमन पैगाम का, अमन डायलॉग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव के बारे में। अच्छा, अमन डायलॉग इज़ अ बिट सेपरेट थिंग, वो इंशाल्लाह हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर हम अमन एक्सरसाइज की बात करें और इसके ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको 3 की पॉइंट्स मैं अगर बताना चाहूँ तो सबसे पहले तो ये कि अमन का मोटो हमेशा से ये रहा कि टुगेदर फॉर पीस। ये कोलैबोरेशन की बात करती है, ये इकट्ठे मिल के बैठने और बात करने की बात करती है। तो जो सबसे पहला इसका आप कह रहे ऑब्जेक्टिव है दैट इज़ अबाउट प्रमोशन ऑफ पीस एंड कोलैबोरेशन बिटवीन डिफरेंट नेवीज को, इकट्ठे बैठें और अपने मसाइल डिस्कस करें और एक्सपीरियंस अपने शेयर करें। दूसरा इसका बन जाता है इट इज़ अबाउट इंटर ऑपरेबिलिटी, थोड़ी सी मिलिट्री टर्म हो जाती है इसमें। ये इंटर ऑपरेबिलिटी ये होती है कि आप प्रॉपर कम्युनिकेट कर सकें और आप एक्ट कर सकें बाकी रीजनल नेवीज के साथ, कि मतलब मैरिटाइम डोमेन बहुत वास्ट डोमेन होती है। तो इसके अंदर लेट्स से इंटरऑपरेबिलिटी का मतलब यह है कि एक कंबाइंड थ्रेट है जिसको न्यूट्रलाइज करना है, तो पाकिस्तान नेवी और बाकी फोर्सेस एक साथ ऑपरेट कर सकें। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव इसका ये बन जाता है जिसमें आपने जो कंबाइंड मैरिटाइम थ्रेट्स हैं, जिसके अंदर टेररिज्म आता है, पायरेसी आती है, जो बाकी क्राइम्स है, रोबरी वगैरह, इस तरह सारे मैरिटाइम डोमेन से, उसको आपने एक तरह से कह लें कि काउंटर करना होता है, अपनी कलेक्टिव रिजॉल्व एक तरह से शो करनी होती है। तो अमन एक्सरसाइज के 3 जो बताए की पॉइंट्स, ऑपरेशन फॉर पीस, नंबर 2 इंटरऑपरेबिलिटी, और तीसरा आपका काउंटर अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं और बाकी थ्रेट्स डोमेन रिलेटेड। और कैसे ये कंट्रीब्यूट कर रही है पार्टिसिपेंट्स को लेके, उनकी फोस्टरिंग कैसे कर रही है मल्टीलैटरल जो कोऑपरेटिंग है। अच्छा, अमन एक्सरसाइज की खास बात ये है कि ये आपको एक कंबाइंड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है जिसमें आपकी रीजनल और एक्स्ट्रा रीजनल नेवी सारी इकट्ठी होती हैं। इकट्ठे ये मनूवर भी करते हैं समंदर के अंदर, और इकट्ठे ये बैठते भी और अपने आइडियाज़ भी शेयर करते हैं। तो ये जो एक्सपीरियंस शेयरिंग है बेसिकली आप ये कह लें कि ये कोलैबोरेशन और ये सारा आपकी लर्निंग की तरफ ट्रांसलेट होता है। जो अमेरिकन एक्सपीरियंस है वो सेपरेट हैं, चाइनीज़ के अलहदा से, हमारे अलहदा से हैं।
तो जब इनके ये इंटरेस्ट क्लैश नहीं करते? नहीं, इंटरेस्ट इनके क्लैश कुछ जगहों पे अगर आप बात करें वाइडर लेंस के साथ देखें तो उनका एक पावर कंपटीशन एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब आप ये देखते हैं कि जो हमारे ओशंस हैं दे आर ग्लोबल कॉमन्स, इसमें हर एक का इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। 90% ज़्यादा जो ट्रेड है दुनिया की वो ओशंस के थ्रू होती है। तो अब वो जो शेयर्ड इंटरेस्ट की बात करते हैं तो ज़ाहिर बात उसमें ज़रूरत है हम एक दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ सीखें। तो जहाँ पे आप ये कह लें कि अमन एक्सरसाइज दुनिया का वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको सारे इंपॉर्टेंट प्लेयर्स एक जगह पे बैठते हैं और अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। और बहुत सारे आप ये कह लें कोलेबोरेशन या कोऑपरेटिव मेजर्स हैं तो कि आप ये कह लें कि उनकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली अमन एक्सरसाइज से ऑनवर्ड आगे डेवलप तो होती है। पाकिस्तान को इसका क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? पाकिस्तान को इसका पहली बात तो ये आ जाती है अगर हम इसको नेवल डिप्लोमेसी के पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा देखें तो पाकिस्तान के लिए बड़ी यूनिक बात है कि हम सारी मेजर पावर्स को एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करें जिसको हम खुद होस्ट करते हैं। तो एक तो ये कि आपकी इमेज बिल्डिंग बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है। दूसरा ये कि आप अपना एक्सपीरियंस उनके साथ शेयर करें, वो अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करें। तो बीइंग अ होस्ट नेशन आपकी वो जो एक कह लें कि वेटेज है इंटरनेशनल एरिना में वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। तो जब हम नेवल डिप्लोमेसी की बात करते हैं तो उसमें समझता हूँ पाकिस्तान की नेवी का जो सबसे ज़्यादा एक अच्छा इनिशिएटिव है दैट इज़ अमन एक्सरसाइज। सर थोड़ा सा जो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंट है इंडियन ओशंस के हवाले से उसके बारे में भी थोड़ा सा गाइड कीजिएगा कि इंडियन ओशन की भी आपने बात की तो वहाँ से ज़रा। अच्छा, अगर आप थोड़ा-सा इसको ग्लोबल पर्सपेक्टिव से देखें, जब आप इंडो पैसिफिक की टोटल बात करते हैं, तो उसमें चाइनीज़ एंड अमेरिकन पावर कॉम्पिटिशन हमें एक तरह का नज़र आता है। रशिया भी है नहीं, रशिया इज़ मोर ऑन यूरोपियन साइड पे हो जाता है ज़्यादा। ये ज़्यादा बिटवीन चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स है। इसमें जो इंडियन ओशन रीजन वाला पार्ट है, इसमें हमें जो मेजर पावर नज़र आती है, उसमें एक इंडिया एक नज़र आता है, जो कि अपने आप को कहता है कि हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं। हम बेसिकली इंडियन ओशन रीजन में डोमिनेट करना चाहते हैं, यहाँ के रीजनल हेजेमोन बनना चाहते हैं। पाकिस्तान नेवी की जो अप्रोच है वो ज़्यादा आप ये कहने का रियलिस्टिक है और ज़्यादा कोलैबोरेशन के ऊपर डिपेंड करती है। मतलब हम ये कहते हैं कि जो ओशंस हैं ये ग्लोबल कॉमन है, इसमें हमारे म्यूचुअल इंटरेस्ट हैं सारों के। तो हमें इसमें बजाय पावर पॉलिटिक्स करने के बजाय कन्फ्रंट करने के हमें कोलैबोरेशन की बात करनी चाहिए। तो जो हमारा ये अमन एक्सरसाइज का इनिशिएटिव है ये बेसिकली आप ये कह लें कि जो इंडियन प्रोपगेशन है उसको काउंटर करने के लिए भी एक तरह से आप इसको कह सकते हैं कि किस बनता है। तरह से मतलब ये कि इंडिया ज़्यादा नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर की बात करता है कि इंडियन ओशन को ऑन जैसे करता है। इंडियाज ओशन की तरह ओके प्रेजेंट ऑन यस करने की मतलब कुछ ये बात करते हैं। हम ये कहते हैं कि यार कोलैबोरेशन की तरफ बात करें, जॉइंट इंटरेस्ट है, शेयरिंग इंटरेस्ट है, मिल के बैठें, मिल के सिक्योरिटी के मसले हल करें, मिल के एक दूसरे के साथ आइडियाज शेयर करें और कोऑपरेशन डेवलप करें। तो हमारा अमन एक्सरसाइज जो है वो इस डायरेक्शन में हमें लेके जाता है। बस आपकी तरफ आते हैं, कुछ सवाल आपके लिए भी हैं मेरे। ये बताइएगा कि पहला सवाल जो है कि ये एक्टिविटीज़ जो प्लान करते हैं अमन 25 एक्सरसाइज है इनमें कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही हैं और कौन कौन सी कंट्रीज नहीं पार्टिसिपेट कर रही हैं? ठीक है। अगर हम देखें तो ये 9th अमन एक्सरसाइज है। अमन बेसिकली इज अ बाइनल एक्सरसाइज व्हिच मींस हर 2 साल के बाद हर 2 साल के बाद लास्ट टाइम The 23 में हुई थी। last exercise was in 2023 and now it's in February 2025. तो इसमें अमन is bifurcated into 2 major activities. एक पहली इसकी फेज है हार्बर फेज और सेकंड फेज जो है वो सी फेज है। ये दोनों फेजेस को जरा जी एक्सप्लेन। जी, जो इसकी हार्बर फेज है इसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले अराइवल है पार्टिसिपेटिंग यूनिट्स का, फिर उसके बाद ओपनिंग सेरेमनी है पाकिस्तान नेवी डॉकयार्ड, फिर रेथलिंग सेरेमनी है, स्पोर्ट मैचेस हैं, इंटरनेशनल बैंड डिस्प्ले है, इंटरनेशनल कल्चरल डिस्प्ले है और एक्सरसाइज है अगेंस्ट द टेररिज्म बाय पाकिस्तान स्पेशल फोर्सेस। और इसके अलावा आपकी हैं टेबल टॉप डिस्कशंस वगैरह। तो ये है ओवरऑल आपकी हार्बर फेज जो है। उन टेबल टॉक्स में क्या टेबल टॉक्स में इसका जो बेसिकली अमन डायलॉग, अमन का जो एजेंडा है, जो आपका मैरीटाइम सिक्योरिटी है, इंटरऑपरेबिलिटी है एंड टू कर्ब द मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स, प्राइमरी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। जी सेकेंड फेज जो है इसकी जो सी फेज है वो बेसिकली दैट इज प्राइमरली मोर ओरिएंटेड टुवर्ड्स टैक्टिकल मैनूवर एक्सरसाइजेज जो हैं अगेंस्ट टेररिज्म और एंटी पायरेसी एक्सरसाइज थ्रेड्स के हवाले से भी। बिल्कुल। और इसमें साथ एयर डिफेंस एक्सरसाइज है, गनरी फायरिंग है और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस हैं। तो ये दैट इज मोरली आप सी बेस्ड फेज जो है अमन की। इसके अलावा इन टेंडम विद दैट अभी एक बिल्कुल इस अमन की ब्यूटी ये है कि अमन डायलॉग को इनिशिएट किया गया है। सो इट इज़ फर्स्ट ऑफ इट्स ओन काइंड। यही इट मेक्स अ डिफरेंस फ्रॉम द प्रीवियस अमन एक्सरसाइजेज। और summon dialogue में there would be summits of chief of navies and coast guard. There would be bilateral meetings among the various delegations and then there would be also conferences among the participating. तमाम मुल्कों की जो पार्टिसिपेट। और जो आपका सवाल था कि कौन कौन से इसमें पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं,
तो इस साल हम देखते हैं कि जैसे जैसे एवोल्यूशन हो रही है अमन की, पहले देवर लेस स्टेट्स, अगर हम इसकी जेनेसिस की बात में फ्रॉम 28 टू इट इनहांस टुवर्ड्स मोर देन 50 स्टेट्स इन लास्ट जो 2023 की अमन थी, with Pakistan being 51st state. इस साल भी more than 50 states are expected to be the part of अमन एक्सरसाइज। उसमें हम सब रीजन्स की बात करते हैं, चाहे वो एशियन रीजन है, चाहे वो यूरोपियन रीजन है, चाहे वो अफ्रीकन रीजन है। और इसके साथ अमन की एक ब्यूटी ये भी है कि इसमें रिगार्डलेस ऑफ योर कंपीटिंग और कंटेस्टिंग जियो पोलिटिकल क्लेम्स, सब स्टेट्स उन क्लेम्स को, उन जो हैं कंपीटिंग कंटेस्टेशंस को एट द हाइंड साइड रख के मैरिटाइम सिक्योरिटी पे कोऑपरेट करती हैं। द बेस्ट एग्जांपल बीइंग द पार्टिसिपेशन ऑफ चाइना एंड यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्करेंटली एट द अमन प्लेटफॉर्म। एक सवाल मेरा आपसे दोनों से कंबाइन है कि जब भी कोई ऐसा अमल पाकिस्तान की तरफ से किया जाता है तो इंडिया की तरफ से काफ़ी साजिशें की जाती हैं, तो इस हवाले से भी कोई साजिशों का सामना आपको करना पड़ रहा है इंडिया के हवाले से भी? थोड़ा सा बताइएगा इस बारे में। अच्छा, इसमें आई वुड से कि क्योंकि अमन आई कॉल इट एज एन एम्बलम ऑफ मैरिटाइम सिक्योरिटी, तो इट्स अ पाकिस्तान लेड कलेक्टिव और रीजनल अप्रोच टुवर्ड्स मैरिटाइम सिक्योरिटी। सो पाकिस्तान इज ओपन टुवर्ड्स द स्टेट्स की वो टुगेदर एट द सेम प्लेटफॉर्म, ताकि हम मैरिटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस कर सकें और जो भी आपकी कंटेस्टिंग क्लेम्स हैं, जो आपकी इश्यूज हैं, उनको एट द हाइंड साइड रख सके। सो इट्स मोर ऑफ अ पीस अप्रोच बाय द पाकिस्तान टुवर्ड्स द वेरियस रीजनल एंड एक्स्ट्रा रीजनल एक्टर्स। पाकिस्तान ने डायलॉग्स का रास्ता खुला रखा है अपनी तरफ से। इसमें वो वही उनके बाद में फर्दर अगर थोड़ा एक्सप्लेन करूँ कि आमतौर पर जब हम सुनते हैं नेवल एक्सरसाइज तो हमारे जहन में एक बड़ी वो फायर पावर, बड़ा ऑफेंसिव एक एलिमेंट इस तरह आना शुरू हो जाता है। इंडिया की जो एक्सरसाइजेस करता है, जैसे कि मलाबार एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया और वो जापान के साथ वो करते हैं। अब वो ऐसी हैं जो कि ख़ास एजेंडे को, एक ख़ास थॉट को आगे प्रोजेक्ट करने के लिए, जो अपने इंटरेस्ट को प्रोजेक्ट करने के लिए। अमन एक्सरसाइज इज़ डिफरेंट। अमन एक्सरसाइज का मतलब किसी नेशन को थ्रेट देना नहीं है, इसका मतलब ये है कि कोलैबोरेशन की बात की गई है। ठीक है, यहाँ पे ये है कि आप बैठे हैं अमन और पीस की आप बात करें, तो इंडिया डेफिनेटली अगर हम कोई ऐसे की एक्सरसाइज करेंगे जिसमें हम कोई इंडिया सेंट्रिक अप्रोच रखते हैं, जिसे इंडिया थ्रेट फील करे, तो डेफिनेटली उनकी तरफ से भी रिस्पॉन्स इस तरह का जनरेट होगा। लेकिन जो फिलहाल जो हमारी अमन एक्सरसाइज वाले इनिशिएटिव है, ये एक प्योरली पीस ओरिएंटेड इनिशिएटिव है, जिसपे उन्हें किसी भी किस्म का प्रोपेगेंडा करना या करना उसकी मतलब कोई ऐसी रीजनिंग बनती नहीं है। बाकी अगर वो इस तरह की कोई उनकी तरफ से ऐसा इनिशिएटिव होता है, वो डेफिनेटली वो हमें एज अ थ्रेट के रूप में रिसीव करते हैं, और हमें पता है वो पास में इस तरह की काफ़ी करते रहे हैं। लेकिन बहरहाल अमन एक्सरसाइज को लेकर रीजन की तरफ से उसकी रीजनिंग है, जस्टिफिकेशन As the name implies, as the motto implies, so I think उस पे हमारा फोकस होना चाहिए। It talks about the peaceful coexistence, so it's all about the peace. पाकिस्तान नेवी की जानिब से जो अमन एक्सरसाइज है, इसके कॉम्प्लीमेंट में ब्रॉडर कंट्रीब्यूशंस के हवाले से जरा बताइएगा, ये CMF क्या है? CMF के हवाले से। CMF basically is Combined Maritime Force. It's a platform of more than 46 nations कि जिसका एजेंडा है मैरिटाइम सिक्योरिटी को इन्हांस करना और जितनी भी मैरिटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको कर्ब करना। तो अमन एक्सरसाइज बेसिकली ये कॉम्प्लीमेंट है टू दैट CMF। इसका क्योंकि इन ब्रॉडर ये कॉम्प्लीमेंट करता है पाकिस्तान की जो अमन एक्सरसाइज, इसके ऑब्जेक्टिव सेम है जो पहले बताए गए। ऑलमोस्ट, बल्कि आई वुड से कि पाकिस्तान की अमन एक्सरसाइज इट कॉम्प्लीमेंट्स द CMF। अब CMF के अंदर जो है अगर हम देखा जाए तो प्राइमरली हम इसमें CTF 150 that is a task force for counter terrorism, and then CTF 151 that is a task force for anti piracy. So basically पाकिस्तान ने अभी recently CTF 151 की लीडरशिप भी जो है वो सीट भी जो है वो अज्यूम की है। और इसका आगाज कब से हुआ था CTF? ये जो पाकिस्तान ने जब ज्वाइन किया CTF 150 को 2004 में ज्वाइन किया और CTF 151 को 2009 में ज्वाइन किया। ये इसीलिए ये कॉम्प्लीमेंट करता है पाकिस्तान की जो अमन एक्सरसाइज है, इंटरनेशनल एजेंडा ऑफ रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को एंड पर्टिकुलरली CMF को। इसके साथ साथ पाकिस्तान नेवी का जो इनिशिएटिव है रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स, तो उसका आगाज़ हुआ 2018 से। तो उसका भी पर्पस यही था कि पाकिस्तान ने एक रोबस्ट सिक्योरिटी फोर्स पोस्चर जो है इंडियन ओशन रीजन में, पर्टिकुलरली विद द फोकस ऑन नॉर्थ अरेबियन सी, गल्फ ऑफ एडन, हॉर्न ऑफ अफ्रीका एंड रेड सी, ताकि वहाँ पे जितनी भी थ्रेट्स जो हैं एमिनेट कर रही हैं, ख़ास तौर पे जो टेररिज्म, मैरिटाइम टेररिज्म है और पायरेसी जैसी थ्रेट्स जो हैं उनको कर्ब करना। सो ओवरऑल
चाहे वो रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स खास तौर पे, ये ओवरऑल कॉम्प्लीमेंट करते हैं यूनाइटेड नेशंस की जो कन्वेंशंस हैं, और इसके अलावा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ लॉ ऑफ सी. So overall, all these efforts are directed towards ensuring the maritime security and to ensure a regional framework or a multilateral framework to curb the emanating non-traditional maritime security threats. सर अहमद साहब, मैं आपसे ये थोड़ा सा पूछना चाह रहा हूँ कि रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी के हवाले से थोड़ा सा एलेबोरेटली हमें बताइएगा कि ये कैसे काम कर रहा है और क्या इसका पर्पसेस है। तो रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल की आप बात करें तो पहली बात तो ये कि एक यूनिलैटरल इनिशिएटिव है। मतलब हम पहले बात करते हैं बायलैटरल का या मल्टीलैटरल का, जिसके अंदर आप किसी और कंट्री के साथ या किसी इस तरह मल्टीपल नेशंस के साथ आप कोलैबोरेट करके एक जॉइंट इनिशिएटिव लेते हैं। RMSP जो है ये यूनिलैटरल है, ये प्योरली पाकिस्तान नेवी का अपना इनिशिएटिव है, और इसका रीज़न बेसिकली ये है कि आप एक रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम पावर के तौर पे अपने आप अपना जो रोल है वो आप प्ले कर सकें। मैरिटाइम डोमेन जब हम देखते हैं, जो अनलाइक जो जिस तरह हमारे टेरेस्ट्रियल रिसोर्सेज हैं या लैंड बेस्ड जो एसेट्स होते हैं, उससे थोड़ा सी डिफरेंट डोमेन हो जाती है, जहाँ पे आपके जो थ्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं, और दो तरह के हैं। एक तो ट्रेडिशनल थ्रेट्स हैं, जैसे कि कोई इंडिया सेंट्रिक जिस तरह हम थ्रेट फेस करते हैं, ये सारे दूसरे नॉन ट्रेडिशनल हो जाते हैं, जिसमें अभी जैसा जिक्र हुआ कि पायरेसी है, टेररिज्म है, और इस तरह के जो रॉबरी वगैरह की बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं। जो रीजनल मैरिटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल्स हैं, इसका पर्पस बेसिकली ये था कि जो पाकिस्तान का एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिस तरह हमारी एक मतलब सारा रीजन सी नॉर्थ और साउथ, ये सारे जितने भी चौक पॉइंट्स हैं, जहाँ पे चौक पॉइंट होता है वहाँ पे इस तरह के क्राइम्स का बहुत ज़्यादा रिस्क होता है। तो जो हमारी बायलैटरल या मल्टीलैटरल इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कंबाइंड टास्क फोर्सेस का मैडम ने बताया, वो तो हम ऑलरेडी कर रहे हैं। अब ये वो चीज़ें जो कि हम अपने तौर पे करते हैं, इसमें अब आप RMSP को स्प्लिट अप करें तो बेसिकली 3 एरियाज़ हैं जो कि हम कवर कर रहे हैं। एक तो हम नॉर्थर्न अरेबियन सी को कवर करते हैं, इस तरह साउथ वेस्ट और साउथ ईस्ट के अंदर भी हम आप कह लें कि पेट्रोलिंग करते हैं और इस सारे एरिया को कवर करते हैं। ये रीजन कौन सा बनता है? ये बेसिकली ये बन जाता है कि नॉर्थ की अगर आप बात करें तो ये सारा ये हमारा जो क्या कहते हैं पर्शियन गल्फ वाला एरिया, जो गल्फ ऑफ ओमान है, ये सारा जो स्ट्रिप बनती है ये वाली है। अगर आप थोड़े साउथ ईस्ट की बात करें तो जहाँ पे हॉर्न ऑफ अफ्रीका, जहाँ पे पायरेसी इस तरह के थ्रेट बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करते हैं, वो वाला एरिया है। अगर आप साउथ की बात करें, साउथ वेस्ट की, तो यहाँ पे वो इंडिया श्रीलंका वाला थोड़ा सा पोर्शन बन जाता है। आइडिया बेसिकली ये है कि जितने भी नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं उनको प्रॉपर्ली कर्व किया जा सके। और एक एडिशनल पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो बन जाता है सर्च एंड रेस्क्यू वाला, कि आपके ये सारे एरियाज़ वो हैं जहाँ पे आपकी फिशिंग एक्टिविटीज़ है, जहाँ पे आपकी मर्चेंट एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है। तो समंदर के अंदर कोई हादसा होता है, तो इस तरह के मसाइल क्रिएट होते हैं, तो आप उनको रेस्क्यू भी करना होता है। तो इस पेट्रोल का पर्पज़ ये भी है कि आप प्रेजेंस रखें, तो जहाँ पे आप गुड ऑर्डर एट सी भी मेंटेन करें, वहाँ पे कोई इस तरह की रिक्वायरमेंट आती है सर्च एंड रेस्क्यू वाला, उसको भी आप कंडक्ट कर सकें। तो इस पेट्रोल को और साथ ये जो कंबाइंड टास्क फोर्सेस हैं, इसको लेके पाकिस्तान नेवी ने कुछ स्पेसिफिक अपने आप के प्लान से एग्जीक्यूट भी किए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आप न्यूज़ फॉलो की होंगी रिसेंटली, तो अभी तक हमने 4 OPVs हैं, ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स हम कहते हैं, वो हमने रोमानिया से स्पेशली डिज़ाइन करवाई अपने रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंगली। इसमें PNS यरमूक है, PNS तबूक है, ये मतलब शिप्स के नाम हैं। तो इसके अलावा 2 और शिप्स हैं, एक का नाम है PNS हुनैन, और एक अभी रिसेंटली पाकिस्तान में उसका नाम PNS यमामा। अब ये 4 शिप्स हैं। ये कहाँ से? ये रोमानिया से रोमानिया से थ्रू कोलैबोरेशन, एक जॉइंट कोलैबोरेशन थ्रू हमने ये उनसे कंसल्ट करवाए हैं। अब इन 4 शिप्स की खास बात यह है कि ये इंडिया सेंट्रिक थ्रेट तो काउंटर कर सकते हैं, लेकिन प्राइमरीली ये डिज़ाइन हुए हैं कि जो नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं ये उसको काउंटर कर सकें। तो उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेंसर, वेपन्स वगैरह सारे इंटीग्रेट हुए। रीज़न ये है कि पाकिस्तान की फ्लीट को थोड़ा एक्सपेंड किया जा सके, ताकि हम जो लोअर थ्रेशोल्ड है वहाँ पे हम नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी थ्रेट्स को प्रॉपर काउंटर कर सकें, और हाई थ्रेशोल्ड के अंदर जो इंडिया सेंट्रिक थ्रेट्स हैं उनको मिलाकर से काउंटर कर सकें। तो ये इनिशिएटिव पाकिस्तान ने भी आप कहने के लिए कर सकते। मुसफ़ी, ये बताइएगा कि सीपैक पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए बड़ा दारोमदार है, उसके ऊपर सीपैक को इससे क्या फ़ायदा हो रहा है? अच्छा, अमन का जो प्राइमरी मकसद भी अगर हम देखा जाए, एक कि आपकी ये खास तौर पे अमन के अंदर हम अगर पर्टिकुलर बात करें अमन डायलॉग की, तो आई थिंक दैट कैन बी प्रूव वेरी यूजफुल फॉर पाकिस्तान फॉर प्रोजेक्टिंग हाउ सीपैक provides dividends for Pakistan and for other the regional countries also. तो उसमें हम देख सकते हैं कि अमन डायलॉग में जब समिट्स होंगे, बायलैटरल मीटिंग्स होंगी, टेबल टॉप डिस्कशंस होंगी और सेमिनार्स वगैरह, तो उसमें आई थिंक पाकिस्तान कैन वेरी इफेक्टिवली पोर्ट्रे जो पाकिस्तान का पोटेंशियल है रिगार्डिंग सीपैक, और वहाँ पे इन डिस्कशंस के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है that various regional corporations, either bilateral, multilateral corporations जो है
वो विद रिस्पेक्ट टू सी पैक इसमें प्रोजेक्ट से रिलेटेड जिस तरह वो डेवलप किया जा सकता है। ख़ास तौर पे सी पैक के एम्बिट के अंदर हम देखें पाकिस्तान के पास बहुत ज़्यादा ब्लू इकॉनमी का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है यस डिफरेंट सेक्टर्स में, चाहे वो फिशिंग का सेक्टर है, चाहे वो शिप ब्रेकिंग का है, शिप बिल्डिंग का है, और इसके अलावा डिफरेंट मेरीन लिविंग एंड नॉन लिविंग रिसोर्सेज में। तो उसमें ये एजेंडा जो है दैट इज़ द एजेंडा ऑफ प्राइमरली अमन डायलॉग ऑल्सो टू डिस्कस कि किस तरह से आपने ब्लू इकॉनमी की अपॉर्चुनिटीज़ को हार्नेस करना है और चैलेंजेस को कर्व करना है। सो डेफिनेटली विद रिस्पेक्ट टू दैट एक तो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ताकि डिफरेंट स्टेक होल्डर्स जो हैं वो डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज़ को एक्सप्लोर कर। इसमें एक सवाल ये ऐड कर लीजिएगा श्रुति से, ये डिफरेंट कंट्रीज के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करता है कि उनके इंटरेस्ट से। डेफिनेटली सी पैक जो है इट्स अ जियो इकोनॉमिक वेंचर। सी पैक इज प्योरली अ वेंचर जहाँ पे इट प्रोवाइड्स अ ट्रांजिट ट्रेड। जिस तरह हम एक टर्म आपने सुनी होगी गवादर को भी हम कहते हैं कि पाकिस्तान हैज़ अ पोटेंशियल टू बिकम अ हब ऑफ रीजनल ट्रांसशिपमेंट। एक प्योरली क्योंकि ये जियो इकोनॉमिक वेंचर है, इसका मतलब है कि आपने इकोनॉमिक एफर्ट्स को पर्टिकुलरली इन द मैरीटाइम डोमेन में आपने उनको फर्दर करना है। सो डेफिनेटली डिफरेंट स्टेट्स के लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, एक तो मैरीटाइम ट्रेड की और दूसरा जितने भी सेक्टर्स जो हैं मैरीटाइम सेक्टर्स हैं उससे एसोसिएटेड जितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं, सो डेफिनेटली वो एक एवेन्यू प्रोवाइड करता है डिफरेंट रीजनल एक्टर्स को भी कि वो आएँ और पाकिस्तान के साथ कोलैबोरेट करें इन दिस रिगार्ड। सफिया ये बताइएगा कि ब्लू इकॉनमी के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, ये क्या है और अमन डायलॉग इसे क्या इम्पोर्टेंस हाईलाइट कर रहा है? ब्लू इकॉनमी का बेसिकली मतलब ये है कि किस तरह से आप अपने ओशन रिलेटेड रिसोर्सेज को सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करके आप अपनी इकोनॉमिक ग्रोथ कर सकें, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को जनरेट कर सकें, ओवरऑल स्टेट की इकॉनमी को आप बूस्ट कर सकें, और वो भी सस्टेनेबल मैनर में कि आपके जो आपका क्लाइमेट है या आपके बाकी रिसोर्सेज हैं वो डिस्टर्ब ना हो। तो एक सस्टेनेबिलिटी उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। अगर हम इसका लिंक देखा जाए अमन डायलॉग के साथ, तो अमन डायलॉग का जो की एजेंडाज अगर आप देखें तो उसमें सबसे पहला जो एजेंडा है उसमें भी ये है कि जब आपने मैरीटाइम सिक्योरिटी चैलेंजेस को कर्व करना है लेकिन साइमल्टेनियसली आपने उसका फोकस रखना है ब्लू इकॉनमी पे, और इसके अलावा आपने एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म्स जो हैं मैरीटाइम सिक्योरिटी रिलेटेड आपने उनको एनालाइज करना है और साथ देखना है कि आपकी कौन सी इनोवेटिव सोल्यूशंस आप ले सकते हैं। और ख़ास तौर पे जो इसका तीसरा एजेंडा है अमन डायलॉग का दैट इज़ प्योरली रिलेटेड टू द ब्लू इकॉनमी के स्टेट्स जो हैं वो एक्सप्लोर कर, एक तो आप ओवरऑल रीजनल प्लस जो नेशनल स्टेट्स की ब्लू इकॉनमी रिलेटेड जो है वो अपॉर्चुनिटीज़ को आप एक्सप्लोर कर सकें और स्टेट्स का इसमें पोटेंशियल को एनालाइज कर सकें। सो ये दैट इज़ प्योरली द एजेंडा ऑफ द अमन डायलॉग इटसेल्फ। तो डेफिनेटली कि जब स्टेट्स यहाँ पे हम देखते हैं कि थ्रू डिफरेंट टेबल टॉप डिस्कशंस के थ्रू, बायलैटरल मीटिंग्स के थ्रू और इसके अलावा समिट्स के थ्रू, इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर सीनियर लीडरशिप ऑल्सो कि वो ब्लू इकॉनमी को प्रायोरिटाइज कर सकें, और इसी तरह जो है वो स्टेट्स जो हैं दे कैन कोलैबोरेट। ये एक प्लेटफॉर्म, एक फोरम प्रोवाइड करता है डिफरेंट डेलीगेशंस को, डिफरेंट स्टेट्स को कि वो चाहे बायलैटरल अपना कोई फ्रेमवर्क बना लें रिगार्डिंग कॉपरेशन ऑफ ब्लू इन द ब्लू इकॉनमी फील्ड, चाहे वो मल्टीलेटरल फ्रेमवर्क बनवा लें, चाहे वो एक रीजनल अप्रोच टुवर्ड्स द ब्लू इकॉनमी वो एक अडॉप्ट कर लें। सो डेफिनेटली आई थिंक दैट हम इसको देख सकते हैं ब्लू ट्रिनिटी के कॉन्सेप्ट में भी कि एक ट्रायंगल बनती है जिसमें हम देखते हैं कि मैरीटाइम सिक्योरिटी जो है वो बिल्कुल एट द एपिक्स है, और बाकी उसके राइट और लेफ्ट साइड पे हम देखते हैं कि एक साइड पे ब्लू इकॉनमी है और एक साइड पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। सो अमन एट वन साइड इट प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म कि आप मैरीटाइम सिक्योरिटी थ्रेट्स को कर्व करें एंड साइमल्टेनियसली इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटीज़ कि आप ब्लू इकॉनमी को स्टेट्स के जो हैं प्योरली इकोनॉमिक डोमेन में आप कोलैबोरेशन करें ताकि ओवरऑल जो एक रीजनल सिक्योरिटी आर्किटेक्चर जो है पर्टिकुलर विद रिस्पेक्ट टू ब्लू इकॉनमी वो फर्दर हो सके और एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि यूनाइटेड नेशंस का भी एक की एजेंडा है हम उसको अचीव कर सकें। अहमद साहब, अमन डायलॉग का आप क्या फ्यूचर देखते हैं और अमन जो एक्सरसाइज है इसका क्या फ्यूचर देखते हैं? अच्छा, आपने वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्योंकि इसमें एनालिसिस आएगा करंट ट्रेंड्स को देख हमें फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना होगा। अमन एक्सरसाइज को आप देखते हैं तो वो तो एक कंटिन्यूएशन के साथ हमें नज़र आ रहा है कि प्रोग्रेस नज़र आ रही है। हम 9वीं एडिशन के ऊपर जा चुके हैं, उसके बाद 10-11 इंशाल्लाह फ्यूचर में भी बात करेंगे। और जैसे जैसे टाइम गुजरेगा अमन का स्कोप एक्सपेंड होगा, मज़ीद नेशंस के अंदर इन्वॉल्व होंगी,
और उसके पैरेलल में अब जो एक पहला इनिशिएटिव लिया गया है अमन डायलॉग वाला, उसमें रीज़न बेसिकली यही है कि फ़िलहाल तो इसमें इनवाइट हो रहे हैं ज़्यादा मिलिट्री नेवल चीफ्स हो गए, नेवी ओरिएंटेड आपको मेजर पर्सनैलिटी ज़्यादा नज़र आएंगी। इसकी एक इकोनॉमिक डायमेंशन भी है जो भी मैडम ने डिस्कस किया, ब्लू इकॉनमी से रिलेटेड सारा, और एक इसकी मिलिट्री डायमेंशन बन जाती है जिसकी हम ऑलरेडी पहले बात कर चुके हैं। फ्यूचर में यही है कि इसका स्कोप बहुत ज़्यादा डाइवर्स है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ये एक बड़ा यूनिक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जिसमें थ्रू आउट द वर्ल्ड सारे लोग बैठें और इसके ऊपर आप बात कर सकें और काम कर सकें। तो एक इसकी मिलिट्री डायमेंशन है, फ्यूचर में कोलैबोरेशन नज़र आता है, और ऐसे ऐसे मैं समझता हूँ इसके अंदर मज़ीद आपके इकोनॉमिक स्टेक होल्डर्स भी इसके अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि जब आप इसके अंदर ब्लू इकॉनमी की डायमेंशन ऐड कर लेते हैं तो एक बड़ी एक ये आप ये कह लें कि डेवलपिंग फेज़ है। अभी लेट्स से क्या बात करें कि शिपिंग की सिंपल बात कर लेते हैं कि शिपिंग जो हम देखते हैं कि ट्रेडिशनल शिपिंग है। अब ब्लू इकोनॉमी की जब हम बात करें तो हमें ग्रीन शिपिंग की बात आएगी, जो कि एक इमर्जिंग कॉन्सेप्ट है। वेस्टर्न नेशन उसके ऊपर काम कर रही हैं, जब टेक्नोलॉजी मैच्योर होगी ऐसे ऐसा हमारे एंड के ऊपर भी आएगी। इसी तरह सर्टेन टेक्नोलॉजीज के ऊपर चाइना काम कर रहा है, सर्टेन के ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड काम कर रही है। अमन में आएंगे, इकट्ठे बैठेंगे, डायलॉग होगा, लोगों को पता चलेगा कि कौन किस डोमेन में काम कर रहा है, म्यूचुअल कोलैबोरेशन होगी, म्यूचुअल लर्निंग होगी और उसका जो फ़ायदा का वो कलेक्टिवली होगा। तो मैं फ्यूचर में देखता हूँ कि बहुत के अमन डायलॉग भी एक्सपेंड करेगा, मतलब एक्सपेंड इन टर्म ऑफ सिक्योरिटी एज वेल एज इकोनॉमी, और इसके साथ साथ आपकी जो अमन एक्सरसाइज है ये भी मज़ीद एक्सपेंड करेंगी। मतलब फिलहाल 50 नज़र आता है, मे बी 70 में भी फ्यूचर में मज़ीद इसको एक्सपेंड करते हुए देखें। अभी हम आउटकम क्या रिसीव कर रहे हैं इससे? अभी फिलहाल तो देखें, सबसे पहले पाकिस्तान नेवी जो भी इनिशिएटिव लेती है, अगर आप नेशनल आउटकम की बात करें, सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो आपकी मैरीटाइम अवेयरनेस है, क्योंकि बीइंग अ कॉन्टिनेंटल माइंडसेट हमारे अभी तक लोग, इवन हमारे जो पॉलिसी होल्डर्स हैं वो भी प्रॉपरली नहीं समझते कि हमारा जो मैरीटाइम डोमेन का पोटेंशियल क्या है, यहाँ पे सिक्योरिटी थ्रेट्स हम किस तरह के फेस करते हैं और हम यहाँ से इकोनॉमिक बेनिफिट्स हम किस कैपेसिटी में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैरीटाइम अवेयरनेस बड़ी इंपॉर्टेंट है, एक ये ऑब्जेक्टिव बन जाता है। दूसरी मैंने पहले बात की थी मैरीटाइम डिप्लोमेसी के लिहाज से, नेवल डिप्लोमेसी के वाले से आप बात कर लें कि जब आप सारी मिलिट्री फोर्सेज या नेवल फोर्सेज इकट्ठी बैठते हैं, आपकी डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर बात होती है, लोग एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है, आप थ्रेट्स को आइडेंटिफाई करते हैं क्या क्या थ्रेट्स हैं, एक दूसरे के जो सोल्यूशन है उनके साथ म्यूचुअल लर्निंग करते हैं, एक बॉन्डिंग है, वो चीज़ बन जाती है। तो ओवरऑल अगर आप देखें तो ये वो चीज़ है जिसको आप ये कह लें अमन एक्सरसाइज लाइक एनेबलर, इसकी वजह से आपको बेनिफिट दूसरी जगहों पे बहुत ज़्यादा मिलते हैं। अमन एक्सरसाइज के लेसन्स में भी आपको कंबाइंड टास्क फोर्स के अंदर नजर आ रहे हैं। अमन एक्सरसाइज के एडवांटेजेस में भी आपको मे बी इंग्लैंड वाली साइड पे कहीं नजर आ रहे हैं, मे बी चाइनीज साइड पे, मतलब हर नेशन इकट्ठी बैठ रही है तो उसे लर्न कर रहे हैं, अपने फ्रेंड्स को एम्प्लॉय कर रहे हैं। तो जिस अमन एक्सरसाइज की जो कंटिन्यूएशन है, जिसकी जो एक्सपेंशन भी है, जो बेसिकली इंडिकेट करती है कि आफ्टर ऑल हर नेवी की अपनी रिक्वायरमेंट है, वो आते हैं, वो सीखते हैं, उसको अप्लाई करते हैं, विच मीन्स कि इसके लेसन्स जो हैं हर एक उससे बेनिफिट उठा रहा है और फ्यूचर में भी हमें नजर आता है इसका स्कोप मजीद इंशाल्लाह एक्सपेंड। इंटरनेशनल डिप्लोमेट्स की तरफ से आपको क्या फीडबैक आता है? और ये आखिरी सवाल। अच्छा, इंटरेस्टिंगली मैंने जो लास्ट टाइम हमारी एक्सरसाइज हुई थी जिसमें मैंने खुद फिजिकली भी पार्टिसिपेट किया था और वहाँ पे जो डिफरेंट आपके इंटरनेशनल पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ भी इंटरेक्ट करने का मौका मिला। तो सबसे पहली बात तो यही आ जाती है कि उनमें बहुत सारों का पाकिस्तान के अंदर ही पहला एक्सपीरियंस था, उन्हें पाकिस्तान के बारे में जानने का मौका मिला, क्योंकि जो परसेप्शन है आप पाकिस्तान के बारे में आप देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया के अंदर, वो उसको एक आप ये कह लें कि मज़ीद डेवलप करने का, उसको मज़ीद एक जो असल पाकिस्तान है आपको वो दिखाने का मौका मिला। पहली बात तो ये आ जाती है। दूसरा ये आ जाता है कि उन्हें पाकिस्तान के जो डायनामिक्स हैं, जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं, जैसे हमने ग्वादर पोर्ट की बात की या सी पैक के वाले से बात की, उन्हें उसको प्रॉपर ज़्यादा बेहतर तौर पर समझने का मौका मिला, क्योंकि अमन एक्सरसाइज में आप इकट्ठे कर रहे हैं, हार्बर फेज है, आप एक कलेक्टिवली मूवर भी कर रहे हैं सी के साथ, लेकिन जो आपका ये बीच में आपने जो कनेक्टिविटी डेवलप की है थ्रू अमन डायलॉग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जो आपके जितने भी बड़े दिमाग हैं, जो आपकी जितनी भी लीडरशिप है, दे ऑल विल बी सिटिंग टुगेदर। उससे ये होता है जब आप इकट्ठे बैठते हैं आपकी बहुत ज़्यादा एक चीज़ों को लेके ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आप दूसरे से लर्न करते हो, आपकी बहुत सारी चीज़ों को लेके मिसकंसेप्शंस दूर होती हैं। तो ये जो मिसकंसेप्शन को दूर करना, पाकिस्तान का असल इमेज सामने लाना और पाकिस्तान की मैरीटाइम डोमेन के बारे में जो अवेयरनेस है ना, ये समझता हूँ ये इंशाल्लाह आपको काफ़ी आगे फ़ायदा देगी। तो ये चीज़ें आपका मन में कवर। थैंक यू सो मच फॉर बोथ ऑफ यू। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और पाकिस्तान की इमेज के लिए जो आप लोग काम कर रहे हैं बहुत ही शानदार है। आउटरो